हसन सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि जो आसिया अमजद साहिबा हैं, जिनके बारे में ये खबर आ रही है कि उन्हें पंजाब असेंबली में वो जो उस दिन हुल्लड़बाजी हुई उसमें उन पर अटैक किया गया और वो इस वक्त कोमा में। जी बिल्कुल जी, वो कोमा में हैं और उनकी हालत नाजुक है जी और वो वेंटिलेटर पे हैं और जी। हमारी दुआ है कि वो अल्लाह उनको जल्द से जल्दी अता करे। और मैं समझता हूँ कि इस वाक़े का अदालत को भी नोटिस लेना चाहिए और जो भी जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये प्लांटेड अटैक था जो पंजाब असेंबली के अंदर हुआ, आप लोगों की क्या राय है? ज़ाहिर चौधरी बरादरान के आप ज्यादा करीब हैं, ये सारा माहौल किस तरह से बना? जी देखिए, वहाँ पे उस दिन आपको पता है कि इसकी बैकग्राउंड तो ये है कि हमारे जो अरकान असेंबली थे हम्म। उनको किसी को खरीदा गया, किसी को बंद किया गया, उनको 3 होटलों के अंदर रखा गया। उसके बाद ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ये बिल्ड हो रही थी और ये उस दिन फिर जब असेंबली में इकट्ठे हुए तो ज़ाहिर है लोगों का गम गुस्सा भी था। वहाँ पे लड़ाई की एक कैफियत आ गई और वहाँ पे हुल्लड़बाजी भी हुई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, परवेज इलाही साहब को बड़ी सीरियस चोटें भी आई। उसी के अंदर जो है ये मोहतरमा आसिया जो है इनको चोट लगी और ये अब साल के अंदर है। ये आपकी एमपी हैं? ये हमारी एमपी है। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, कहा यह जा रहा है कि लोटे अंदर एक दिन पहले पहुंचाए गए और वो जो लोटे थे वो चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार साहब ने पहुंचाए और परवेज इलाही साहब उसमें शामिल थे। और जब सुबह पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो वो लोटे लेकर पार्लियामेंट सेशन के दौरान आपके अरकान मौजूद थे उस वक्त। नहीं देखिए, बात यह है कि उस्मान बुज़दार साहब का तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे कोई ताल्लुक था। वो तो वहाँ पहुंचे और परवेज इलाही साहब का भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये तो जब इंक्वायरी होगी तो ये बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन बात ये है कि ये जो वायलेंस है या किसी को मारना या किसी को एक ऐसी हालत में लेके जाना कि वो अपने ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, मेरे ख्याल में इसकी सीरियसनेस और इसकी जो ये जो मसला है ये किसी और नौयत का है। और फिर पुलिस का पंजाब असेंबली में आना और इस तरह अरकान असेंबली को मारपीट करना, मैं समझता हूँ ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। सर, लोटे वहां पर पहुंचे कैसे? अभी तक जो जो आपकी इतलात है। देखिए, मैं तो इसमें नहीं जानता, लेकिन ये है कि जाहिर है कि फुटेज वगैरह भी होगी, उसके ऊपर इंक्वायरी हो सकती है कि कैसे आए, किस तादाद में थे, कौन लाया। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में इंक्वायरी होगी भी और पता भी चल जाएगा कि कैसे आए। सर, व्हाट नेक्स्ट इन पंजाब? अभी तक हम देख रहे हैं कि जो गवर्नर पंजाब है वो हमजा शहबाज साहब का हेल्प नहीं उठा रहे। नंबर अपोजिशन जो हमजा शहबाज वगैरह हैं उनके पास पूरे हैं। इस सारी सूरत हाल में जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या लीगल हैसियत है पंजाब में? देखिए, उस्मान बुज़दार साहब तो अभी जो है ना वो एक एक्टिंग वज़ीर आला हैं, लेकिन जी जाहिर है कि उनके इस्तीफे की जो आईनी नौयत है उसके ऊपर बात हो रही है। जी। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो आप कहते हैं कि नंबर पूरे हैं पंजाब असेंबली में, अगर आप ये देखें तो अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी अरकान को निकाल दें जी। तो फिर तो किसी सूरत नंबर पूरे नहीं होते। तो क्या ये आइन से रूगर्दानी नहीं है कि आप एक पार्टी के लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग में मजबूर करें या लालच दें, कभी किसी को काबीना की पोजीशन ऑफर करें, किसी को पैसे का लालच दें? तो ये पहली बात तो ये है कि ये मैं नहीं समझता कि ये कोई आइन से यानी आइन के साथ चलने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि वो जो इलेक्शन जिसको ये कह रहे हैं वो भी एक तरफा कार्रवाई थी। जब हमारे अरकान वहाँ से निकल गए इस मार कुटाई और झगड़े के बाद रोहित भाई साहब को जब चोटें लगी तो उसके बाद गैलरी से खड़े होकर एक तरफा अमल को करवा के ये समझना कि इलेक्शन हो गया है, मुझे लगता है कि इसकी भी कोई कानूनी या अखलाकी हैसियत नहीं है। तो इस वक्त मुझे लगता है कि एक कानूनी आइनी सियासी बहरान है, ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे मुल्क में, क्योंकि आपको पता है नेशनल असेंबली में हमारे लोग नहीं बैठ रहे। और इसका सिर्फ एक ही हल है कि लोग फौरन सियासी पार्टियां आवाम के पास जाएं, फ्रेश मैंडेट लें और फिर फौर शफाफ और फौरी इलेक्शन हो। सर, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, तौसा शरीफ की वो वीडियो है जिसमें देखा गया है कि फसल को आग लगा दी गई है और कहा यह जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर लैंड है। बेसिकली उस्मान बुज़दार साहब ने वागजार करवाई थी और जब इनकी गवर्नमेंट गई या अपोजिशन की, हमजा शहबाज साहब और उनकी के जब इख्तियारात मजबूत हुए तो इन्होंने वो आग लगवाई है। इज इट ट्रू? देखिए, मुझे इस स्पेसिफिक जो आप इस वाक़े की बात कर रहे हैं मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है और जी पुलिस इसकी इंक्वायरी करेगी। लेकिन ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो तरीका है, ये स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, ये तो एक पुराना इनका है। मैं हैरान नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता जब तक इसके बारे में कोई राय हत्ती ना आए। अच्छा, ठीक है, यानी इस सारी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सारी हैपनिंग को? जी, इस सारी चीज को आप क्या कह रहे हैं? हैपनिंग को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? नहीं, मेरे पास अभी क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग हुकूमत में तो नहीं है, उस जी। वक्त जो पुलिस है वहाँ से या इत्तलात आएंगी हमारी तरफ से तो मैं आपको बिल्कुल आगाह कर दूंगा जब मुझे इसके ऊपर कॉन्क्रीट बात पता चलेगी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि उस्मान बुज़दार साहब के बारे में सबसे ज्यादा जो इससे पहले भी ओपिनियन बनता रहा उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर,
اب تو کیا عثمان بزدار صاحب اس سارے نیریٹو سے جو ان کے خلاف بنایا گیا اس سے آگاہ تھے، اس کے حوالے سے کوئی لائحہ عمل بناتے تھے، کس طرح سے وہ اس ساری چیز کو لیتے تھے؟ دیکھیں بالکل آگاہ تھے، اور ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ وہ کام کرتے تھے، کابینہ کی میٹنگز کرتے تھے، فیصلے کرتے تھے، فوٹو شوٹ نہیں کرواتے تھے، اور یہ میرے خیال میں ان کا ایک سوچا سمجھا ڈیسیجن تھا، اور وہ نہیں سمجھتے تھے کہ فوٹو شوٹ کا مقابلہ فوٹو شوٹ سے ہونا چاہیے، ان کا خیال تھا کہ فوٹو شوٹ کا مقابلہ کام سے ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب کی وہ اسی لیے چوائس ہے، خود وہ جنوبی پنجاب سے آئے، اس علاقے کے مسائل کو سمجھتے تھے، اور اس علاقے کے لیے انہوں نے ترقیاتی بجٹ کا ریکارڈ دیا، جنوبی پنجاب کے حوالے سے جو کام ہوئے وہ ریکارڈ کام تھے، اور یہ میرے خیال میں پرفارمنس لوگوں کے سامنے ہے، اور یہ جو بیانیہ بنایا گیا یہ میں نہیں سمجھتا کہ حقیقت پہ مبنی ہے۔ سر یہ فرح خان کون ہے؟ میں نے بھی ان کا نام جی میڈیا میں سنا ہے، میں تو نہیں جانتا کون ہے، لیکن ایسے جب آپ کو کسی حکومت کے بارے میں کوئی چیز نہ ملے تو کسی پرائیویٹ بندے کے بارے میں یہ بات کر دینا بڑا آسان ہے، کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے نہ تو کوئی پروف دینا پڑتا ہے، نہ یہاں پر کوئی حد کے عزت کے قوانین اتنے مضبوط ہیں، تو آپ جس کا مرضی نام لے کے کچڑ اچھال دیں، اگر کسی کے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو وہ سامنے لاتے، دیکھیے اور سر، کسی کے خلاف بھی ثبوت ہو تو انکوائری ہونی چاہیے، لیکن اس طرح میرا نہیں خیال کہ بلا وجہ ادھر ادھر سے نام لے کے کردار کشی کرنی سر چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عزت کے قوانین آپ لوگوں نے بنانے تھے، گورنمنٹ آپ لوگوں کی تھی جو بدقسمتی سے نہیں بنے، لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ عثمان بزدار صاحب کی کیا فرح خان سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی؟ دیکھیں میرے سامنے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، جس حد تک میں ان کے ساتھ ہوتا تھا چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، میرے نظر میں تو کوئی ان کی ملاقات نہیں ہے ان سے۔ تو سر بزدار صاحب کی اب کیا روٹینز ہیں؟ یعنی وہ ظاہر ہے ایک لوور مڈل کلاس سے اٹھ کر وہ سی ایم پنجاب بنے تھے، آپ کو پتا ہے کہ اس ساری ڈیزگنیشن کے ساتھ انسان کا لائف سٹینڈرڈ بھی چینج ہو جاتا ہے، روٹینز بھی بدل جاتی ہیں، تو وہ واپس اپنی پرانی روٹینز میں چلے گئے ہیں یا ابھی بھی ایکٹیولی ایڈمنسٹریٹو رول ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو وہ ایکٹنگ چیف منسٹر ہیں، ابھی تو وہ 7 ٹرم میں رہائش پذیر ہیں، جو حکومت کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، جی اس کے بعد وہ کیا کریں گے وہ میرا خیال ہے وہ پلان کریں گے، وہ سادہ آدمی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا کوئی بڑا کوئی لائف اسٹائل ایسا ہے، وہ سادہ آدمی ہے، لیکن اس کے بارے میں حقیقی بات تو وہی آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اوکے جی، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔